हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप देखने वाले हैं कि कण की प्रकृति, तरंग प्रकृति किस प्रकार से होती है। और इस कण की तरंग प्रकृति को प्रदर्शित करने के लिए डेविसन और गर्मर, है ना, क्या लिखा हुआ है, डेविसन और गर्मर का प्रयोग का वर्णन कीजिए। डेविसन और गर्मर क्या है, वैज्ञानिक के नाम है ना। और उसने जो प्रयोग किया था किसको ज्ञात करने के लिए, कण की तरंग प्रकृति को प्रदर्शित करने के लिए कि किस प्रकार कण एक तरंग की भांति व्यवहार करता है, उसको प्रदर्शित करने के लिए जो प्रयोग किया था उस प्रयोग का वर्णन करना है। और कण की तरंग प्रकृति किस प्रकार से होती है उसको ज्ञात करना है ना। तो यहाँ पर कण हम लेंगे इलेक्ट्रॉन के रूप में। क्या लेंगे? कण इलेक्ट्रॉन के रूप में लेंगे, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कण के रूप में प्रदर्शित न होकर किसके रूप में प्रदर्शित होता है, एक तरंग के रूप में प्रदर्शित होता है जब इलेक्ट्रॉन गतिशील होता है, तो है ना। तो कण हम एक इलेक्ट्रॉन के रूप में लेंगे और इस इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति को प्रदर्शित करना है। इसका मतलब यह है कि तरंग की जो भी गुण है, तरंग सिद्धांत के जो गुण है, जैसे परावर्तन, विवर्तन, है ना, व्यतिकरण, तो इसमें हमको उसके विवर्तन जो एक घटना होती है, विवर्तन की क्या करना है, व्याख्या करना है। और उस व्याख्या करके उसकी तरंग प्रकृति को क्या करना है, प्रदर्शित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर चित्र के अनुसार ये क्या है, डेविसन गर्मर प्रयोग प्रदर्शित है ना। ठीक है, इस डेविसन और गर्मर प्रयोग के अनुसार वैज्ञानिक डेविसन और किसने, गर्मर ने इलेक्ट्रॉन पुंज की, किसकी, यहाँ कण कौन सा लिया है अपन ने, इलेक्ट्रॉन के रूप में लिया है। तो इस इलेक्ट्रॉन पुंज की तरंग प्रकृति को प्रदर्शित करने के लिए या उसकी पुष्टि करने के लिए एक प्रयोग किया, जिसको हम क्या कहते हैं, डेविसन तथा गर्मर का विवर्तन प्रयोग कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पुंज की तरंग प्रकृति को प्रदर्शित करने के लिए वैज्ञानिक डेविसन तथा गर्मर ने क्या किया, एक प्रयोग किया। इस प्रयोग के अनुसार यहाँ प्रयोग देखेंगे हम किस प्रकार से किया है। एक क्या लिया है, चित्रानुसार फिलामेंट लिए है हमने, क्या एक ये फिलामेंट क्या है, एफ है ना। उस फिलामेंट को बैटरी क्या बी की सहायता से क्या करेंगे, गर्म करके, यहाँ एक बैटरी ली है, उस बैटरी की सहायता से हम उसको क्या करेंगे, फिलामेंट को गर्म करेंगे, क्योंकि इसमें धारा हम प्रवाहित करेंगे बैटरी की सहायता से। तो बैटरी की सहायता से जब धारा प्रवाहित करेंगे तो वो धारा ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में व्यय होगी, है ना, जो उस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, उत्सर्जित करेगी, उस फिलामेंट के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, उत्सर्जित करेगी। और ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वहाँ से उत्सर्जित किए जाते हैं। कैसे? फिलामेंट एफ को बैटरी की सहायता से गर्म करके इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित किए जाते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित हो रहे हैं यहाँ से, है ना, वो दो समांतरकारी जो छिद्र है जी और जी, है ना, ये वाले, कौन से छिद्र है, ये जी और ये जी, है ना। यहाँ पर एक छिद्र है और यहाँ पर एक छिद्र है। तो उस छिद्र से, दो समांतरकारी छिद्रों से क्या होते हैं, छिद्रों क्या लिखा है, जी जी को फिलामेंट के सापेक्ष क्या धनात्मक विभव पर रखकर, है ना, उन मुक्त इलेक्ट्रॉन को एक तीव्र इलेक्ट्रॉन पुंज के रूप में क्या करते हैं, आपतित किया जाता है। कहाँ आपतित किया जाता है, ये क्रिस्टल पुंज पर, है ना। ठीक है, ये क्रिस्टल लिया है अपन ने, उस निकिल क्रिस्टल पर, है ना, क्या लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पर निकिल क्रिस्टल लिखा हुआ है। उस निकिल क्रिस्टल सी के पृष्ठ पर क्या किया जाता है, आपतित किया जाता है। ठीक है, तो मेन चीज़ क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से उत्सर्जित हो रहे हैं उसको तीव्र इलेक्ट्रॉन पुंज प्राप्त करने के लिए हमने देखा था पिछले वर्ष इलेक्ट्रॉन गन के रूप में देखा था। तो इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है, तो इसको तीव्र करने के लिए उसको आकर्षित करना पड़ेगा। तो आकर्षित करने के लिए ये जो ग्रिड लिए है जी और जी, है ना, वो समांतरकारी छिद्र जिसको अपन ग्रिड बोलेंगे, जी और जी, उस जी को हमको धनात्मक विभव पर रखना पड़ेगा। ये धनात्मक विभव इस इलेक्ट्रॉन को तीव्र वेग से क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। और वो समांतरकारी क्या एक पुंज के रूप में, इलेक्ट्रॉन पुंज के रूप में कहाँ टकराएगा, इस निकिल क्रिस्टल पर टकराएगा। तो ये जो निकिल क्रिस्टल है, उस निकिल क्रिस्टल पर उपस्थित जो अणु रहेंगे, परमाणु रहेंगे, है ना, उसके प्रोटॉन से वो क्या हो जाएगा, विवर्तित होकर, है ना, टकराकर विवर्तित होकर अलग अलग विवर्तन कोण से क्या हो जाएगा, इस संसूचक डी पर
क्या होगा, विवर्तित होगा, है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है जहाँ से अलग अलग विवर्तन कोण फाई से ये इलेक्ट्रॉन विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज के रूप में क्या होते हैं, विवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, ये क्या है, विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज है, ये लिखा है अपन ने, है ना। तो इलेक्ट्रॉन विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज से ये क्या हो रहा है, पुंज के रूप में विवर्तित हो जाते हैं, जिन्हें वृत्तीय स्केल क्या एस, ये जो वृत्तीय स्केल लिखी है अपन ने एस, उस वृत्तीय स्केल एस पर उसको क्या कर सकते हैं हम, संसूचक डी के द्वारा संसूचित किया जाता है। अब यहाँ पर संसूचित करने का अर्थ यह है कि यहाँ से जो विवर्तित प्रकाश पुंज है ये संसूचक डी पर, या जो वृत्तीय स्केल लिए अपन ने, इस वृत्तीय स्केल डी पर जाकर वो क्या हो जाएगा, चमक उत्पन्न करेगा, जहाँ पर उसकी प्रकाश की तीव्रता क्या रहेगी, अधिकतम होती जाएगी। वो पता चलेगा कि कहाँ पर वो प्रकाश उत्सर्जित हुआ है, और यहाँ से इनके बीच का जो एंगल है वो एंगल ज्ञात कर लेंगे। कोई किरण यहाँ पर आएगी, ठीक है, तो यहाँ उसको क्या करेगा, यहाँ उसको संसूचित किया जाएगा, तो इसका एंगल बढ़ जाएगा। यहाँ की है तो इसका एंगल अलग रहेगा, ठीक है, यहाँ की है तो इसका एंगल क्या रहेगा, अलग रहेगा। तो ये अलग अलग एंगल फाई पर क्या हो जाएगी, प्रकाश की तीव्रता अलग अलग होगी, है ना। ठीक है, तो क्या लिखा है यहाँ पर, इस संसूचक के द्वारा विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता का क्या कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं। किसके अनुसार, ये फाई के अनुसार, कि कोण कितना है तो यहाँ पर तीव्रता कितनी होगी उसकी। ठीक है, ऐसा मापन करेंगे। ये जो क्वेश्चन है वो 12वीं में भी क्वेश्चन है, 12वीं में था ये पिछले, इसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा डेविसन गर्मर का प्रयोग, है ना। तो इसका हम क्या देखेंगे, विभिन्न विभवों पर अलग अलग वोल्टेज देंगे हम, यहाँ से बैटरी को वोल्टेज देंगे अलग अलग, और यहाँ पर एक वोल्टेज देंगे धनात्मक विभव पर। तो इस अलग अलग वोल्टेज पर हम क्या करेंगे, उससे आपतित होने वाली प्रकाश की जो विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज का जो विवर्तन कोण फाई, और जिस बिंदु पर स्केल के जिस बिंदु पर वह तीव्रता, जिस स्केल के बिंदु पर उसकी तीव्रता अधिकतम होगी, उसकी तीव्रता को हम क्या करेंगे, वहाँ व्यक्त करेंगे। ठीक है, तो उसको देखते हैं हम। तो यहाँ से ये विभिन्न विभव पर फाई तथा आई में क्या है, ग्राफ प्रदर्शित है। ठीक है, कैसा ग्राफ है, पहला ये वाला इस ग्राफ की बात करते हैं तो ये 40 वोल्ट पर है ना, उसमें धनात्मक विभव कितना रखेंगे, 40 वोल्ट रखेंगे। इस 40 वोल्ट पर आई फाई का मान जैसे जैसे बढ़ता है, फाई का मान इधर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आई का भी मान क्या होते जाएगा, फाई का मान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आई का भी जो तीव्रता है उस वो भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, है ना। 44 वोल्ट पर भी 44 वोल्ट पर भी उसी टाइप से रहेगा। 44 वोल्ट पर भी क्या हो जाएगा, सबसे पहले आई का मान बढ़ेगा, मतलब फाई का मान बढ़ेगा तो आई की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। फिर फाई की वैल्यू आई के साथ में क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। ठीक है, ये देखो इधर घटी है, फिर और क्या होगी, इधर बढ़ गई, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक विवर्तन पुंज का जो ग्राफ है ना, वो एक उभार के रूप में प्राप्त हुआ है ये यहाँ पर। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक उभार प्रदर्शित कर रहा है, और ये उभार उसके विवर्तन प्रकृति को प्रदर्शित करता है उस तरंग के। ठीक है, अब 48 वोल्ट पर भी 48 वोल्ट पर भी उसी टाइप से विभव उभार प्राप्त होगा, है ना। और सबसे ज़्यादा उभार जो है वो यहाँ पर दिख रहा है अपने को, कितने पर, 54 वोल्ट पर। कितने वोल्ट पर दिख रहा है, 54 वोल्ट पर दिख रहा है, जहाँ पर उसका विवर्तन कोण कितना है, विवर्तन कोण कितना है, ये 50 डिग्री। कितना है विवर्तन कोण है, कितना, 50 डिग्री, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस 50 डिग्री विवर्तन कोण पर वह क्या विवर्तन की घटना को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा, विवर्तन तरंग प्रकृति को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर चित्रानुसार क्या है, चित्रानुसार V बराबर कितने वोल्ट पर, 40 वोल्ट पर, 44 वोल्ट पर, 48 वोल्ट पर, है ना, 40 है, 44 है, 48 है, उसके बाद में 54 वोल्ट है,
उसके बाद में कितना 60 वोल्ट पर क्रमशः आय तथा फाई तथा आय में क्या किया है, ग्राफ प्रदर्शित किया है। तो 40 वोल्ट पर कैसा ग्राफ प्राप्त होता है, एक चिकना वक्र प्राप्त होता है, ये वाला, ठीक है। उसके बाद में 40 वोल्ट से विभव बढ़ाकर कितना कर दिया जाता है, 44 वोल्ट पर किया जाता है। तो वक्र में क्या प्राप्त हो जाता है, उभार प्रदर्शित करता है, जो कि त्वरक विभव बढ़ाने पर क्या होता है, बढ़ता जाता है। मतलब त्वरक विभव बढ़ाएंगे, है ना, ये उभार जो प्राप्त हो रहा है, त्वरक विभव जैसे जैसे बढ़ाएंगे, 48 से 54 कर दिया तो ये उभार जो है वो सबसे ज़्यादा प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो उभार जो है वो क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। अब V बराबर कितना 54 वोल्ट पर जो उभार जो होता है फाई इक्वल टू 45 डिग्री पर उभार सर्वाधिक हो जाता है ना। मतलब इस स्थिति में सबसे ज़्यादा उभार प्रदर्शित होगा, जिसके लिए फाई बराबर कितना हो जाएगा, 50 डिग्री होगा, है ना। अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, निष्कर्ष ये निकलता है होता है कि 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर ऊर्जा के लिए इलेक्ट्रॉन पुंज का 50 डिग्री कोण पर कितना 50 डिग्री कोण पर तीव्र विवर्तन क्या होता है, प्राप्त होता है ना। अर्थात इस विभवांतर पर इलेक्ट्रॉन किसकी भांति व्यवहार करेगा, तरंग व्यवहार को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये है, ये आपतित प्रकाश है इस डायरेक्शन में, और ये यहाँ से कितना फाई बराबर कितना 50 डिग्री पर, कितना फाई बराबर 50 डिग्री पर ये क्या हो रही है, विवर्तित चिन्ह प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है, क्लियर। तो अब एक्स किरण के लिए अपन विश्लेषण से विवर्तन कोण फाई के लिए बात करेंगे, कितना वैल्यू आ जाएगी, है ना। इसको आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, चित्रानुसार क्या है, एक्स किरण विश्लेषण से विवर्तन कोण कितना है, फाई बराबर कितना है, 50 डिग्री है। अब इसके लिए यदि क्रिस्टल पर पृष्ठस्पर्शी कोण कितना है, थीटा है, तो 2 थीटा, मतलब ये एक थीटा और इधर से इधर निकल कर आएगा तो ये एक थीटा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये थीटा प्लस ये थीटा कितना हो जाएगा, 2 थीटा प्लस कितना फाई बराबर कितना रहेगा, प्लस फाई बराबर कितना हो जाएगा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक के ऐसा निकालेंगे, ये पूरा यहाँ से इधर फाई, है ना। ये पूरा वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री के लिए बात करेंगे, है ना। मतलब इधर भी फाई, ये पूरा यहाँ से निकल कर आएगा, ये थीटा, है ना, और ये पूरा एक थीटा, दोनों के लिए, इसके लिए और इसके लिए भी। तो थीटा और थीटा कितना हो जाएगा, 2 थीटा प्लस कितना फाई, ये टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री को प्रदर्शित करेगा। तो 2 थीटा बराबर कितना होता है, 180 डिग्री माइनस कितना फाई के रूप में। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस फाई अपॉन में कितना 2, और फाई की वैल्यू क्या रखी है, यहाँ पर फाई की वैल्यू क्या रखी है, 50 डिग्री रखी है। यहाँ फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाई की वैल्यू कितनी है, 50 डिग्री है। देखो यहाँ पर फाई की वैल्यू कितनी है, 50 डिग्री है। तो इस 50 डिग्री के लिए 180 डिग्री माइनस 50 अपॉन में कितना 2, तो 180 माइनस 50 कितना हो जाएगा, 130 बटे कितना 2, तो 130 बटे 2 कितना हो जाएगा, 65 डिग्री। तो थीटा बराबर कितने डिग्री के लिए, 65 डिग्री के लिए ये 65 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी, है ना। अब इसके बाद में एक ब्रेक समीकरण होता है हमारा, है ना। तो ब्रेक समीकरण कितना होता है, एन लेमड़ा इक्वल टू ये एन लेमड़ा इक्वल टू कितना 2d साइन थीटा। तो यहाँ पर लेमड़ा बराबर कितना हो जाएगा, यदि एन बराबर किसके लिए, 1 के लिए बात कर रहे हैं, किसके लिए, ये एन बराबर 1 के लिए बात करते हैं, तो एन का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेमड़ा बराबर कितना हो जाएगा, फिर 2d साइन थीटा की जगह कितना रखूँगे, 65 डिग्री रखूँगी, ये यहाँ पर जो मान निकाला है ना। तो लेमड़ा बराबर कितना हो जाएगा, 2d की वैल्यू कितनी आती है, 0.91 d, मतलब किन्हीं भी दो ये जो विभिन्न परतें हैं, है ना, ये 2 पृष्ठ है, इन 2 पृष्ठों के बीच की क्या है, दूरी है, ये लिखा है यहाँ पर कितना 0. कितना 91 के रूप में।
डी की वैल्यू लिखी है ना। 0.91 इंटू कितना 0.90, ठीक है, कितना एंगस्ट्रॉम के रूप में आएगा, क्योंकि साइन 65 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.90 होगी। और लेमड़ा किस में प्रदर्शित किया जाता है, एंगस्ट्रॉम में प्रदर्शित किया जाता है, इसलिए इसको एंगस्ट्रॉम के रूप में लिखेंगे। अब इसका गुना भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.65 आ जाएगा। तो लेमड़ा बराबर कितना आ जाएगा 1.65 एंगस्ट्रॉम के रूप में आ गया, है ना। अब ये तो निकाल लिया अपन ने, किससे, ब्रेक समीकरण से निकाल लिया। ये किससे निकाल लिया अपन ने, ब्रेक समीकरण से निकाल लिया। अब डी ब्रॉगली तरंग के अनुसार क्या हो जाएगा फिर, डी ब्रॉगली तरंग के अनुसार क्या हो जाएगा, v बराबर किसके लिए 54 डिग्री कोण पर लेमड़ा इक्वल टू कितना होता है, एक हमने वैल्यू निकाली थी कितना, लेमड़ा की वैल्यू 150 बटे कितना v, अंडर रूट में कितना 150 बटे कितना v, तो 150 बटे v की वैल्यू कितनी है 54 है, कितनी है 54 है, तो इसको 54 लिखेंगे और एंगस्ट्रॉम जैसे को वैसा, तो 150 बटे 54 कितना हो जाएगा 2.77 है ना, 77, और ये एंगस्ट्रॉम और अंडर रूट में 2.77 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.67 एंगस्ट्रॉम। अब ये देखो, ये वाली वैल्यू तरंग दैर्घ्य की और ये वाली वैल्यू तरंग दैर्घ्य की, दोनों वैल्यू कैसी है, एक तरीके से लगभग समान के रूप में है। तो ये डी ब्रॉगली तरंग के अनुसार ही वो क्या कर रहा है, तरंग व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा फिर, हेलो, तो अब हम क्या व्यवहार प्रदर्शित कर रहे हैं कि ये जो ब्रैग समीकरण से जो तरंग व्यवहार विवर्तन की पुष्टि कर रहा है, ये उसके तरंग व्यवहार डी ब्रॉगली तरंग समीकरण के अनुसार भी प्रदर्शित कर रहा है। मतलब ब्रैग समीकरण विवर्तन को प्रदर्शित कर रहा है जो कि उसकी तरंग प्रकृति होगी, और डी ब्रॉगली तरंग के अनुसार भी या डी ब्रॉगली के अनुसार भी तरंग दैर्घ्य के अनुसार भी उसकी क्या होती है, पुष्टि होती है, क्योंकि दोनों की तरंग दैर्घ्य लगभग समान है, 1.65 एंगस्ट्रॉम और इधर कितनी 1.67 एंगस्ट्रॉम, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसी प्रकृति को रिप्रेजेंट करता है, तरंग प्रकृति को प्रदर्शित करता है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर लिखा हुआ है हमने, ये जो दोनों मान जो है वो कैसे लगभग समान है, किसके अनुसार है, ये ब्रैग समीकरण के अनुसार भी है ना, और किसके अनुसार है, डी ब्रॉगली तरंग के अनुसार भी है, ठीक है। तो ये वैल्यू दोनों लगभग एक समान है, तो यह ब्रैग के समीकरण से प्राप्त तरंग दैर्घ्य के मान क्या है, समीप है, अतः इससे क्या इलेक्ट्रॉन पुंज की तरंग प्रकृति की क्या होती है, पुष्टि होती है ना। तो अभी हमने देखा कि क्या देखा कि डेविसन और गर्मर का प्रयोग क्या है, और इलेक्ट्रॉन कैसे इलेक्ट्रॉन पुंज जो है वो कैसे तरंग को प्रदर्शित करता है या तरंग प्रकृति को प्रदर्शित करता है, ठीक है, क्लियर। तो